हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम विच इज़ बैड हॉर्स। ये प्रॉब्लम गूगल किकस्टार्ट 2013 एज वेल एज 2015 के प्रैक्टिस राउंड दोनों में पूछा गया था। As always, let's start by understanding the question. As the leader of the evil league of evil, Bad Horse has a lot of problems to deal with. Most recently, there have been far too many arguments and far too much backstabbing in the league. So much so that Bad Horse has decided to split the league into two departments in order to separate troublesome members. वैसे तो पूरा स्टोरी है, बट बेसिकली क्या कहा गया है कि एक लीग है, टीम है, उसमें अभी रिसेंटली काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी है। तो डिसाइड किया गया है कि उस लीग में जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सच दैट जितने भी ट्रबलसम मेंबर्स हैं वो साथ में ना रहे। फॉर एग्जांपल, कोई एक पेयर ऑफ मेंबर्स है M1 और M2, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है तो वो दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, एक टीम में रहेगा, दूसरा दूसरी टीम में। इस तरह से दो टीम में डिवाइड करना है। Being the thoroughbred of scene, Bad Horse isn't about to spend his valuable time figuring out how to split the league members by himself. That's why he has got his loyal henchmen for. मतलब कि अब हमें बोला गया है इसको इस तरीके से स्प्लिट करने का। इनपुट देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। इनपुट किस तरह से है? फर्स्ट टेस्ट केस, सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर नेक्स्ट लाइन में है M, दैट इज नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ट्रबलसम मेंबर्स। मतलब कि ये जो M है वो पेयर्स है, और नेक्स्ट M लाइंस में हमें दो नाम दिए गए हैं, नेम 1 नेम 2। ठीक है, इस तरह की M पेयर्स है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि ये नेम 1 और नेम 2 ये दो जो मेंबर है इनके बीच में ट्रबल है, तो ये दोनों एक टीम में नहीं रहने चाहिए। फिर यहाँ पे और कोई दो नेम होंगे, फिर ऐसा करके M पेयर्स दिए गए हैं। तो ये जो पेयर्स है वो डिनोट करते हैं कि इनका आपस में ट्रबल है, तो ये एक टीम में नहीं रहने चाहिए। तो हमें इनको, ये जो मेंबर्स है इनमें जितने भी टोटल मेंबर्स होंगे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट कि ये जो पेयर वाले मेंबर्स है वो अलग अलग टीम में रहे। ठीक है, ओके। तो हमें पूछा गया है कि क्या ये पॉसिबल होगा करना कि नहीं, डिपेंडिंग अपॉन दिस कंस्ट्रेंट। मतलब कि ये जो M पेयर्स दी गई है उसके बेसिस पे अगर इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करना पॉसिबल है, सच दैट एक पेयर के मेंबर अलग अलग टीम में रह सकते हैं, तो यस प्रिंट करना है, वरना नो प्रिंट करना है। ठीक है, टेस्ट केसेस की मैंने दे दी है और नंबर ऑफ पेयर्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अगर कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली हमें दिया क्या गया है कि हमारे पास M पेयर्स ऑफ मेंबर्स है जो कि ट्रबलसम है। मतलब कि ये जो M पेयर्स है वो पेयर वाइज, मतलब आपस में उनको के बीच में ट्रबल चल रहा है। मतलब कि हमें M पेयर्स दी गई है, मान लो P1 और P2, मतलब कि P1 मेंबर और P2 के मेंबर के बीच में ट्रबल है। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि हमें जो टोटल मेंबर्स है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट एक ही टीम में दो मेंबर ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके बीच में ट्रबल है। मतलब जिनके बीच में ट्रबल है वो हमेशा ऑपोजिट टीम में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे P1 और P2 के बीच में प्रॉब्लम है, तो मैंने P1 को यहाँ पे लिया, P2 को यहाँ पे लिया। ठीक है, इस तरह से। तो हमें M पेयर्स दी गई है, तो हमें बताना है कि क्या हम डिपेंडिंग अपॉन दिस M पेयर्स, डिपेंडिंग अपॉन दिस कंस्ट्रेंट्स, क्या इस तरह से दो टीम में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। अब क्वेश्चन पहले तो ये समझ लेते हैं कि कब ये फेल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, P1 मेंबर और P2 मेंबर के बीच में प्रॉब्लम है, तो हमने इनको यहाँ पे अलग कर दिया। अब मान लो P3 और P4 के बीच में भी प्रॉब्लम है, तो P3 को यहाँ पे लिया, P4 को यहाँ पे लिया। ठीक है, तो P1 और P3 का तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब मान लो P2 और P4 के बीच में भी प्रॉब्लम है, तो इन दोनों को एक टीम में नहीं रख सकते। ठीक है, तो P4 को यहाँ पे ले लेते हैं, P3 को यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि P4 और P3 को अलग अलग टीम में ही रखना है, और P1 और P2 को भी अलग अलग टीम में ही रखना है, और P2 और P4 को भी अलग अलग टीम में रखना है। तो ये कर दिया, तो ये भी कर सकते हैं। अब अगर ऐसा बोला जाए कि P1 और P4 के बीच में भी प्रॉब्लम है, तो अब ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि P1 और P2 को अलग टीम में रखना है, अलग रख दिया। P3 और P4 को अलग रखना है, अलग रख दिया। P2 और P4 को अलग रखना है, अलग रख दिया। अब P1 और P4 को भी अलग रखना है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। P4 को हम ना यहाँ पे रख सकते हैं, ना यहाँ पे रख सकते हैं, और P1 और P2 को भी अलग रखना है, P3 और P4 को भी अलग रखना है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये होगा, या तो ये दोनों होंगे या ये तीन पेयर्स होंगे, तो वहाँ तक हमारा आंसर यस होगा कि दो टीम में डिवाइड करना पॉसिबल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब यहाँ पे क्योंकि हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और ये पेयर्स है,
तो हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं यहाँ पे कि ये जिनके बीच में पेयर्स है उनको कनेक्ट कर दे और जो ग्राफ बनेगा उनको दो कलर से कलर करे और एडजेसेंट कलर जो है वो सेम नहीं होने चाहिए। मतलब कि ये जो है, ठीक है, एम पेयर्स, तो इनके बीच में एज कर देते हैं। ये जो एम पेयर्स है इनके बीच में क्या कर देते हैं, एक एज कर देते हैं, ठीक है, एजेस ड्रॉ कर देते हैं, जिससे कि हमें ग्राफ मिल जाएगा। हमने एज किन के बीच में ड्रॉ किया है, दो ऐसे मेंबर जिनके बीच में ट्रबल है। अब हम क्या करेंगे कि इस ग्राफ को कलर करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू कलर्स। टू कलर क्यों? क्योंकि दो टीम में डिवाइड करना है। मान लो कलर 1 और कलर 2, तो जितने भी नोड्स को कलर 1 से कलर किया है वो टीम 1 में है और जितने को कलर 2 से कलर किया है वो टीम 2 में है। तो 2 कलर से कलर करेंगे। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो एम, हमने क्या किया कि जो एम पेयर्स है उनके बीच में एच ड्रॉ कर दिए। इसका मतलब जो एडजेसेंट एलिमेंट्स होंगे वो ट्रबलसम मेंबर्स होंगे। और हम क्या कह रहे हैं कि दो कलर हम कलर करेंगे, एक टीम 1 के लिए एक टीम 2 के लिए, और एडजेसेंट एलिमेंट है वो ट्रबलसम है। इसका मतलब जो एडजेसेंट नोड्स होंगे उनका कलर डिफरेंट होना चाहिए। एक कलर 1 होगा तो दूसरा कलर 2 होगा, एक कलर 2 होगा दूसरा कलर 1 होगा। अगर हम इस तरीके से इस ग्राफ को कलर कर पाएंगे तो हम उनको दो टीम्स में डिवाइड कर पाएंगे। अगर इस तरीके से कलर नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या बोलना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब मैं सिर्फ इतना कंसिडर कर रहा हूँ, तो P1 और P2 के बीच में मैंने एज बना दी, ठीक है, इसको कलर 1 से कलर कर दिया, इसको कलर 2 से कलर कर दिया। तो ये जो ग्राफ है उसमें ये दोनों एडजेसेंट एलिमेंट्स है, मतलब कि इन दोनों के बीच में ट्रबल है, मतलब कि इन दोनों का कलर अलग होना चाहिए। तो एक का कलर 1 एक का कलर 2, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि आंसर क्या हो गया, यस। अब सेकंड केस में मैं इन दो पेयर्स को कंसिडर करता हूँ, तो P1 और P2, P3 और P4, ठीक है। इसको कलर 1 से कलर किया, इसको कलर 2 से कलर किया, वापस इसको कलर 1 से कलर किया, इसको कलर 2 से कलर किया, या तो फिर इसको कलर 1 से कलर किया, इसको कलर 2 से कलर किया, ठीक है। एडजेसेंट एलिमेंट्स के का जो कलर है वो डिफरेंट होना चाहिए, इनका और इनका कुछ लेना देना नहीं है। मतलब कि मैं एक टीम में, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक टीम में मैं P1 P3 और दूसरे में P2 P4 भी रख सकता हूं, या तो फिर एक टीम में P1 P4 और दूसरे में P2 P3 ऐसे भी रख सकता हूँ। तो ये जो दो कलर है, यहाँ पे C1 हो यहाँ पे C2 हो, वो फर्क नहीं पड़ता, बट ये एडजेसेंट एलिमेंट्स का अलग होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी पॉसिबल हो रहा है, तो इसमें भी आउटपुट क्या हो जाएगा, यस। अगर मैं थर्ड की बात करूँ, थर्ड केस, मतलब कि इन तीन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, सो P1 P2 P3 P4, थर्ड क्या है, P2 P4, मतलब कि इन दोनों के बीच में भी एज है। अगर ये C1 है तो ये C2 होगा, इसको डेफिनेटली C1 होना पड़ेगा, तो इसको डेफिनेटली C2 होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भी हम कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, यस हो गया। अब देखो फाइनल, अब हम चारों की चारों को कंसिडर करते हैं। सो दिस इज P1, दिस इज P2, ठीक है, देन P3 P4, P3 P4, then P2 P4 and then P1 P4। अब इसको C1 से कलर किया, इसको C2 से कलर किया, इसको C2 से कलर किया, ये इसका एडजेसेंट है तो इसको C1 से ही कलर करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको C1 से कलर करता हूँ तो ये दोनों एडजेसेंट एलिमेंट्स का कलर सेम हो जाता है, तो ये इनवैलिड हो गया। अब इन दोनों एडजेसेंट एलिमेंट्स का कलर डिफरेंट करने के लिए अगर मैं यहाँ पे C2 करूँगा तो इन दोनों एडजेसेंट एलिमेंट्स का कलर सेम हो जाएगा, तो ये भी इनवैलिड हो गया। अब इन दोनों का अलग करने के लिए मैं यहाँ पे C1 करूँगा तो ये दोनों सेम हो गए। अल्टीमेटली हम यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। हम क्या करेंगे कि जो एम पेयर्स है
आपको क्लियर हो गया हम यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं? एम पेयर्स है, उनमें जो पेयर्स है उनको हम एज से ज्वाइन कर देंगे, इनको नोड्स की तरह ट्रीट करेंगे तो हमें एक ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मल्टीपल कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 कनेक्टेड कंपोनेंट है अलग अलग। ठीक है, फिर हम नोड्स को कलर करना चालू करेंगे। हम एक को कलर 1 की वैल्यू 1 रखेंगे, कलर 2 की वैल्यू 0 रखेंगे, जस्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ईजी हो जाए। फिर हम कलर करना स्टार्ट करेंगे और एडजेसेंट एलिमेंट्स जो होंगे उनको ऑपोजिट कलर से कलर करेंगे। अगर इस तरह की कंडीशन आ गई कहीं तो हमें पता चल जाएगा कि ये करना पॉसिबल नहीं है और हम ब्रेक कर देंगे। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते, थोड़ा बहुत डाउट बचा हुआ वो भी क्लियर हो जाएगा। अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, जैसा हमने बोला था कि जो एम पेयर्स है उनको नोड्स की तरह ट्रीट करना है सभी मेंबर को, और उनके बीच में एज क्रिएट करनी है और एक ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले तो जो हमें नेम्स दिए गए वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो हम वर्क इजी करने के लिए क्या करेंगे, उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ के, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैं 1 रखता हूँ। ठीक है, फिर एक अनऑर्डर्ड मैप लेता हूँ, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग से लेके इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मतलब कि हर एक नाम के लिए हमें क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू रख देंगे। अब मुझे एडजेसेंसी लिस्ट लेनी पड़ेगी, तो वो मैं वेक्टर के फॉर्म में लूंगा उसके लिए, लेकिन मुझे पहले टोटल नंबर ऑफ नोड्स चाहिए। ठीक है, ओके। अब मान लो मैं लेता हूँ स्ट्रिंग u ऑफ m, क्योंकि m पेयर से, और v ऑफ m। तो सबसे पहले इनको इनपुट में से लेना पड़ेगा, मतलब कि फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन m, i प्लस प्लस। ठीक है, और इन पेयर्स को मैंने ले लिया। मान लो इनपुट में लेता हूँ u ऑफ i, ये मैं C++ का लिख रहा हूँ सिंटेक्स, डिपेंडिंग ऑन लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो। इनपुट में मैंने ले लिया। अब पहले तो इन दोनों को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम देखेंगे कि क्या ये पहले आ चुका है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नेम है जॉन, ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा नेम है, फिर दूसरी एक पेयर में वापस जॉन आ रहा है, तो अब उसको अलग नेम तो नहीं देंगे ना, ये एक ही नोड है। सो इफ इसका मान लो नेम है MP मैप का, सो MP ऑफ, या तो फिर हम पहले चेक करेंगे कि ये नाम आ गया है कि नहीं। सो MP डॉट फाइंड u ऑफ i इक्वल्स टू MP डॉट एंड, मतलब कि अगर नहीं अभी तक आया है तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को k के बराबर कर देंगे। ठीक है, और k को क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अब ये u को तो दे दिया, अगर ऑलरेडी आ चुका है तो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली वापस यहाँ पे सेम रिपीट करेंगे, इफ़ MP डॉट फाइंड, मैप में हम फाइंड कर रहे हैं कि v ऑफ i को हमने न्यूमेरिकल वैल्यू दी कि नहीं। अगर वो मैप के एंड में चला जाता है, मतलब कि अभी तक v ऑफ i को हमने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मैप की है, सो MP ऑफ v ऑफ i इक्वल्स टू k, और k प्लस प्लस। ठीक है, ओके। अब जैसे ही हम इसके बाहर निकलेंगे तो हमारे पास जो k होगा उतने डिस्टिंक्ट मेंबर्स होंगे, मतलब कि इनिशियल वैल्यू मैंने k इक्वल टू 1 से स्टार्ट की, सॉरी k माइनस 1 डिस्टिंक्ट मेंबर्स होंगे। इनिशियली k की वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट की। अब मान लो 1 को मैंने किसी स्ट्रिंग के साथ मैच कर दिया तो k प्लस प्लस हो जाएगा। फिर मैंने वापस 2 को किसी स्ट्रिंग के साथ मैच कर दिया तो k प्लस प्लस हो जाएगा। फिर 3 को मैच कर दिया, 4 को मैच कर दिया, फिर मान लो किसी 5th स्ट्रिंग को भी मैंने मैच कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं 5th स्ट्रिंग को मैच करूंगा तो k प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा, 6। इसका मतलब जो मेरी फाइनल k की वैल्यू है उससे एक कम डिस्टिंक्ट मेंबर्स होंगे इन पेयर्स में। ठीक है, तो अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास k माइनस 1 नंबर ऑफ नोड्स है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए। सो वेक्टर इंटीजर एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ k, क्योंकि k माइनस 1 से लेके k माइनस 1 तक के मेंबर्स है तो मैं k ले लूंगा। फिर एडजेसेंसी लिस्ट में ये u ऑफ i और v ऑफ i को पुश कर दूंगा, मतलब कि फॉर i इक्वल टू 0 टू m माइनस 1 एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ, ये u ऑफ i नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, मैप ऑफ u ऑफ i, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। और इसमें क्या करेंगे, पुश बैक
मैप ऑफ वी ऑफ आई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये सेम होगा, लेकिन यहाँ पे वी ऑफ आई वाली लिस्ट में हम यू ऑफ आई को पुश करेंगे। तो अब हमारा मैप भी बन गया। अब हमें क्या करना है कि डीएफएस रन करना है और हमें ये देखना है कि क्या हम अल्टरनेटिव कलर्स एडजेसेंट नोड्स में दे सकते हैं कि नहीं। सो अब मैं वापस यहाँ पे दो एरे लेता हूँ, एक बुलियन वी ऑफ के जो मार्क करेगा डीएफएस के टाइम कि ये विजिट हुआ है कि नहीं, और दूसरा है इंटीजर कलर ऑफ के। ठीक है, इसकी मान लो इनिशियल वैल्यू सबकी -1 रख दी और इन सबको मैंने फॉल्स कर दिया। अब मैं डीएफएस अप्लाई करूंगा। सो डीएफएस में क्या क्या होगा, मैं क्या करूंगा, फॉर आई इक्वल टू 1 to k-1 इफ विजिटेड ऑफ आई इक्वल्स टू फॉल्स। अभी तक विजिट नहीं हुआ है तो इसको मैं कलर दे दूंगा 0, कलर ऑफ आई इक्वल टू 0 और डीएफएस अप्लाई कर दूंगा। ith नोड से अप्लाई करूंगा, एडजेसेंट से लिस्ट पास करूंगा और विजिटेड एरे पास करूंगा और कलर पास करूंगा। ठीक है, अब ये हम एक ही डीएफएस क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि मल्टीपल कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो ये करेंगे। डीएफएस में क्या होगा, डीएफएस जो फंक्शन है उसमें एक आई है, फिर ये अपनी एडजेसेंट से लिस्ट है, फिर ये अपना विजिटेड का एरे है और ये कलर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वी ऑफ आई को ट्रू कर देंगे कि भाई ये विजिट हो गया है। अब मान लो एल है वो इसकी लेंथ है एडजेसेंट से लिस्ट की, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ फॉर जे इक्वल टू 0 to l-1। अगर कोई नोड विजिट होना बाकी है, मतलब कि विजिटेड ऑफ एडजेसेंट से लिस्ट ऑफ आई में जेथ एलिमेंट, अगर ये विजिट होना बाकी है मतलब कि फॉल्स है, तो डीएफएस अप्लाई कर दो, डीएफएस अप्लाई कर देंगे और उसका कलर क्या कर देंगे, पहले तो इसका कलर जो है वो एडजेसेंसी ऑफ आई जे, इसको 1 माइनस कलर ऑफ आई करेंगे, क्योंकि आई का अगर 1 कलर है तो ये 0 होना चाहिए, आई का कलर अगर 0 है तो ये 1 होना चाहिए, और डीएफएस पास कर देंगे जिसमें कि ये नोड को आई की जगह पास करेंगे। ठीक है, अगर ये विजिटेड फॉल्स नहीं है, मतलब कि पहले नोड विजिट हो चुका है, तो अगर एल्स इफ अगर पहले नोड विजिट हो चुका है, तो अब हमें क्या चेक करना है कि वो नोड पहले विजिट हो चुका है, मतलब उसको कलर की वैल्यू मिल गई है। अब हमें ये चेक करना है कि वो आई का तो एडजेसेंट नोड है, उसका कलर आई के कलर से अलग होना चाहिए। अगर सेम हुआ तो उस केस में हम नो रिटर्न कर देंगे। तो एल्स इफ कलर ऑफ आई इक्वल्स टू कलर ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ आई एंड जेथ एलिमेंट। ठीक है, जो जेथ एलिमेंट है आई की एडजेसेंसी लिस्ट में, अगर वो दोनों का कलर सेम है तो मैं क्या करूँगा कि एक फ्लैग वेरिएबल लूँगा इनिशियली जिसकी वैल्यू 0 होगी। इस फ्लैग वेरिएबल को 1 कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, और अगर इन दोनों का कलर अलग है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर विजिट होना बाकी है तो हम कलर वैल्यू असाइन करके डीएफएस लगा देंगे। तो एंड में जब हम डीएफएस के बाहर निकलेंगे तब अगर एफ की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एक भी बार कंडीशन फेल नहीं हुई है और हम यस प्रिंट कर देंगे, वरना नो प्रिंट कर देंगे इन केस ऑफ एफ इक्वल टू 1। और अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक डीएफएस लगेगा, और क्वेश्चन में दिया गया था कि टेस्ट केसेस लेस देन इक्वल टू 100 है और m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है। तो अगर m जो है दैट इज नंबर ऑफ पेयर्स, अगर सबकी सब पेयर्स में सभी के सभी नेम डिस्टिंक्ट हुए तो मैक्सिमम 200 नेम्स हो सकते हैं, मतलब 200 नोड्स। और डीएफएस होता है O ऑफ n, मतलब O ऑफ टेस्ट केसेस इंटू नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, मैक्सिमम 2m, विच इज़ बेसिकली 2 इंटू 100 इंटू 100 विच इज़ 2 इंटू 10 की पावर 4, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कंसिडर की जा सकती है, अगर और देखना जाए तो ये स्ट्रिंग को मैप कर रहे हैं तो मे बी पॉसिबल हो सकता है कि स्ट्रिंग जो है मैप करते टाइम, क्योंकि वो पहले चेक करेंगे कि मैप में है कि नहीं, तो उसके लिए स्ट्रिंग पूरी ट्रावर्स करेंगे मैप करते टाइम। बट यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ के बारे में कुछ नहीं दिया गया है और नेम्स है स्ट्रिंग की, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि लेंथ 20-30 को एक्सीड नहीं करेगी, जिससे कि यहाँ पे बहुत कुछ फर्क आएगा नहीं, और ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।